बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो इस तारीख का ऐलान करते वक्त हवास बाख्ता नजर आए। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने हवास में नहीं है और बहकी बहकी सी बातें कर रहे थे। इस पर भी बात करेंगे। और फिर सदर मुमलकत, बातें तो की जा रही है कि सदर मुमलकत ने कहा है जनाब नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से मेरे पास जो एडवाइस आएगी वज़ीर आज़म की तो मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं मंजूरी दे दूंगा। यानी कि तासर ये दिया जा रहा है अवान सदर की तरफ से, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों के जरिए ये कहलवाया है कि टेंशन वाली गल कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो रावलपिंडी वाले हैं और जो हसास अदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब का जो किरदार है वो ज़रा मशकूक सा है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इमरान खान साहब जो है वो अब भी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं सदर आरिफ अलवी से कि जनाब वो पूरी तरह लुच तलेंगे नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से। और फिर साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब इस्लामाबाद में डेरे डाल के क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो भी अपनी पसंद का कोई आर्मी चीफ चाहते हैं? उनके वहाँ बैठने की क्या वजूहत हैं? बहुत सारे सवालात हैं जो दोस्तों ने किए हैं इस हवाले से। और फिर मैंने इन्फॉर्मेशन जो ली है, ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन, वो आपके गोशगुजार करूँगा। और जो सदर की बात की है ना मैंने कि सदर के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं रावलपिंडी को भी, तो इस हवाले से एक बड़ी मुलाकात आइंदा 1-2 दिन में 48 घंटे 72 घंटे के अंदर होने वाली है। और फिर वो कहते हैं ना चपेड़ों वाला आज सारा दिन चलता रहा है, तो कहीं चपेड़ों वाला सीन ना बन जाए सदर मुमलकत का। ये सारे मौज़ूआत हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, जिन पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चपेड़ो चपेड़ी, चपेड़ शरीफ, चपेड़े पड़ गई, पता नहीं क्या हो गया। पहले पीटीआई वालों ने जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ गए हैं, चपेड़े पड़ गई हैं, वहाँ को गए हैं वो वाले पिंडी वाले, तो उन्होंने जनाब वो समरी लेके गए थे। वो अपनी मर्जी, उसकी मर्जी, वज़ीर आज़म की मर्जी के लोग नहीं थे उस समरी में, तो उन्होंने जनाब इनकार किया, तो फिर वो चपेड़े पड़ गई। और फिर दूसरी तरफ नून लीग के हामियों ने भी एक ट्रेंड चला दिया कि जनाब ज़मान पार्क में इमरान खान को चपेड़े पड़ गए। ऐसी ऐसी दास्तानें दोनों तरफ से। लग रहा था जनाब ये लोग वहां बैठे हुए हैं, जो भी लोग थे, और उनमें कई पार्लियामेंटेरियन भी शामिल हो गए। वो भी हैरान थे कि यार ये क्या हो रहा है। यानी वो लग ये रहा था कि पार्लियामेंटेरियन भी शक में पड़ गए कि यार कहीं कोई ऐसा वाकया हो ही ना गया हो, ज़मान पार्क में खान साहब को चपेड़े पड़ गई हों और वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म साहब को चपेड़े पड़ गई हों। अच्छा, ज़मान पार्क में एक तो वो कि कोई हसास अदारे वाले थे, उन्होंने कहा जनाब आपने जनरल बाजवा को गालियाँ क्यों दी हैं, चपेड़ ये वो। और एक स्टोरी फिर ये कि जनाब उन्होंने जो जूनियर बंदा था जिसने चपेड़े मारी हैं इमरान खान को, उससे पूछा, इंक्वायरी हो गई जनाब, शुरू हो गई, तो उन्होंने पूछा जनाब ये चपेड़े क्यों मारी? उन्होंने कहा मुझे शक था कि इसकी टांग जो है ना ये जाली इसने बनाई हुई है, ये ठीक है। जब मैंने 2-3 चपेड़े मारी तो फिर ये भाग गया वाशरूम की तरफ, इस तरह से। और एक साफ़ी साहब हैं जनाब, वो मिलने गए, वो होशोबास में नहीं होते एक ख़ास वक्त के बाद, 5 बजे के बाद पीने पिलाने की बातें उनके बारे में मशहूर है। तो उन्होंने को मशवरे दिए, इमरान खान को पसंद नहीं आए, तो वो साफ़ी गुस्से में आ गया, उसने चपेट करका दी इमरान खान को। ये सारी स्टोरियाँ, झूठी स्टोरियाँ। ना वज़ीर आज़म के पास कोई लेके गए समरी, ना वज़ीर आज़म ने कोई इनकार किया, वो वाक़या ही नहीं हुआ, वहाँ कोई था ही नहीं, कोई ऐसा वक़ूआ ही नहीं। ना ही ज़मान पार्क में, ज़मान पार्क वाली स्टोरी झूठी है और वहाँ भी स्टोरी झूठी है। लेकिन ये पता चल गया कि सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, ये इनमें बड़ी तख्लीकी सलाहियतें हैं। ऐसी स्टोरी बना रहे हैं, ऐसी स्टोरी कि टेबल स्टोरी बनाने वाले साफ़ी भी जो है वो भी उनके सामने पानी भरते हुए नज़र आएँगे। कमाल की स्टोरियाँ। मैंने तो एन्जॉय की है, दोनों तरफ की स्टोरियाँ पढ़ के, एन्जॉयमेंट वाली बात भी थी। और फिर जो ये कहा जाता है ना कि अप्रैल में जब तहरीके अदम एतमाद वाला मामला था, रात तक इजलास चल रहा था और फिर हेलीकॉप्टर में 2 बिन बुलाए मेहमान आए और फिर उन्होंने इमरान खान को चपेड़ें कराई। उस वक्त भी मैंने ये बताया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहरहाल खान साहब के पास कुछ लोग ज़रूर गए थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था खान साहब से कि खान साहब बिहेव लाइक ए पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन सियासतदान की तरह प्लीज़ आप बिहेव करें, ये हरकत ना करें जो आप कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वो तो असद कैसर साहब के ऊपर कोई प्रेशर आया था, असद कैसर साहब फिर भाग गए थे। खान साहब तो आखिरी वक्त तक इस कोशिश में थे, बल्कि उन्होंने कहा भी कि अगर असद कैसर कमज़ोरी न दिखाता तो आज भी हम
हुक्मरान होते। ये सारा मामला था उसमें। इसमें चपेड़ों वाली बात में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन आइंदा 72 घंटों में अगर ऐवान सदर में कोई चपेड़ो-चपेड़ी वाला मामला हो जाए, तो वो मुझे पता नहीं, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ क्या सूरत-हाल होने वाली है। लेकिन इससे पहले खान साहब, जो मैं कह रहा हूँ कि एक मखबूतुल हवास शख्स की तरह उन्होंने आज पैगाम दिया है। उन्होंने जो खिताब फरमाया है अपने नाम नहाद लड़ा मार्च के शुरखा से, तो उन्होंने पहले ये जनाब कहा कि 26 नवंबर को आप इस्लामाबाद पहुंचे। यहां ही नहीं बात खत्म हुई, उन्होंने फिर कहा कि 26 नवंबर को मुलाकात होगी इस्लामाबाद में। यानी ये लग ये रहा था कि वो कॉल दे रहे हैं 26 नवंबर को, अपने कारकुन को कह रहे हैं कि 26 नवंबर को आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। फिर पता नहीं किसने तस्हीह की, किसी ने, या फिर खान साहब के अपने दिमाग में जो उनके हवास जो हैं वो बहाल हुए, तो उन्होंने फिर पट्टा खाया और फिर बार बार उन्होंने ये कहा कि जनाब नहीं, रावलपिंडी में आप लोग पहुँचें, 1-2 बजे तमाम लोग पहुँच जाएँ वहाँ रावलपिंडी में, और फिर वहाँ मैं नए लाहे अमल का ऐलान करूँगा और रावलपिंडी में ही मेरी और आपकी मुलाकात होगी। ये खान साहब फरमा रहे हैं। अब खान साहब की प्लानिंग क्या है? खान साहब की जो प्लानिंग है वो ज़ाहिर है, वो हसास अदारे भी होते हैं, उनके अपने लोग भी होते हैं, कुछ सहाफ़ी भी बाखबर होते हैं जिनको पता चल जाता है खान साहब की प्लानिंग क्या की हुई है 26 के लिए। तो खान साहब प्रेशर डालना चाहते हैं, और रावलपिंडी का ज़ाहिर नाम आता है तो फिर रावलपिंडी से मुराद, तो हम भी कहते हैं रावलपिंडी वाले, रावलपिंडी वाले से मुराद रावलपिंडी वाले जीएचक्यू वाले वो लोग होते हैं। अब खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि 10 लाख बंदा तो इकट्ठा हो जाना, केपी के चो इतने बंदे आ जाने हैं, गिलगित बल्तिस्तान से इतने बंदे आ जाने हैं, सारे पिंडी पहुंचेंगे। जब 10 लाख बंदों का एक रेला जो है वो जाएगा इस्लामाबाद की तरफ, तो टांगें जो हैं वो कांपेंगी रावलपिंडी वालों की भी और इस्लामाबाद वालों की भी। और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से बहुत सारे लोग आ जाने हैं, गलेलें हमारे पास होनी हैं। ये उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन ये इत्तला है कि इनको गलेलें शलेलें कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने तैयार की हुई हैं। दूसरा असला भी हो सकता है, लेकिन गलेलें शलेलें तो ये केपी से आ रहे हैं लेके। तो अब पंजाब में इनका क्या प्लान है? पंजाब में इनके जो लाहौर की इंतज़ामिया है वो दावा कर रही है कि 40,000 लोग जो हैं हम लेके जा रहे हैं, लाहौर वाले, सिर्फ लाहौर वाले। बाकी इन्होंने ये तय किया है कि जितने एमपीएस हैं और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे जिनको टिकट दिए थे, वो 370 के करीब लोग हैं। उनकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि 200 बंदे आपने उनके सफ़र का भी इंतज़ाम करना है और उनकी रहाइश और खाने का इंतज़ाम भी करना है। इनका ख्याल ये है कि जो एमपीएस और टिकट होल्डर्स हैं वो 74,000 लोग इकट्ठे कर लेंगे, और फिर इसी तरह जो एमएनएस और एमएनए के टिकट होल्डर थे नेशनल असम्बली के, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब को 45,000 के करीब, 300 बंदा वो लाएगा एमएनएस या टिकट होल्डर कौमी असम्बली के, और 200 बंदा जो है वो लाएगा एमपीए या टिकट होल्डर। और जो कहते हैं 1,17,000 के करीब बंदे तो यही हो जाने। ये खान साहब की प्लानिंग है या मनसूबाबंदी है पंजाब से कि इतने लोग हमने इकट्ठे कर लेने हैं। और फिर खान साहब अभी तक पुरउम्मीद हैं कि जो हमारे सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने इसाक डार साहब के साथ भी जो बातचीत हुई वो भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और अपने करीबी दोस्तों से भी उन्होंने जो कहा वो चीज़ें सामने आ गई हैं कि जनाब मैं तो जो समरी आएगी उसी के मुताबिक करूँगा। और दूसरी तरफ जो पीटीआई के रहनुमा हैं इमरान इस्माइल वगैरह, उनसे भी उनकी मुलाकातें शुलाकातें जो हैं वो हुई हैं, हो रही हैं। जो इमरान खान साहब हैं ना, ये अभी तक पुरउम्मीद हैं कि सदर जो हैं वो रखना डालेंगे। अगर वो कहते हैं जनाब जो नवंबर वाला बैच है, यानी सार शमशाद, अज़हर अब्बास और नुमान साहब और फैज़ हमीद, इनमें से किसी को लगाया जाता है तो फिर तो कोई मसला नहीं। मसला सिर्फ आसिम मुनीर साहब से है जो सीनियर मोस्ट है। अगर उनका नाम आया तो फिर सदर जो है वो इख्तिलाफ करेंगे, समरी वापस भेजेंगे, कुछ दिन लग जाएंगे। लेकिन जो कानूनी माहरीन हैं वो ये कह रहे हैं, जो इनके लीगल एडवाइज़र्स हैं हुकूमत के, वो ये कह रहे हैं सदर नहीं रोक सकते ये समरी, क्योंकि ये 28 और 29 2 दिन
जो ओहदे हैं वो खाली होने हैं, वो उनको खाली नहीं रखा जा सकता। तो सदर के लिए ज़रूरी है कि वो जो समरी भेजी जाए, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एडवाइस भेजी जाए, वो उसको मंजूर करें। अब 15 दिन पहले, 10 दिन बाद, आखिरकार नतीजा तो यही निकलना है ना। जो वज़ीर-ए-आज़म ने समरी भेजी है, जो गवर्नर पंजाब वाला इशू था, उसमें देख लिया था इन्होंने क्या हुआ है। लेकिन ये दूध भी देना है, मिंगनियाँ भी डालनी है, 100 प्याज भी खाना है, 100 छितर भी खाना है। ऐसी कोई पॉलिसी है इनकी या नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब पर उम्मीद हैं कि जनाब अगर हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ, सदर साहब हमारी हदायत पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो जनाब काम करेंगे और हम फिर इनका तख्ता उल्ट देंगे। इस तरह की बातें चाहते हैं। और खान साहब की जो मकबूतुल हवासी वाली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐवान सदर से बार बार ये यकीन दहानियाँ करवाई जा रहे हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बेफिक्र रहें, मैं तो सबका सदर हूँ, मेरी वो पार्टी के साथ एफिलिएशन ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा जैसे कि समझा जा रहा है, जैसे हसास अदारे सोच रहे हैं या तजिया किया जा रहा है। जो तजियाती रिपोर्टें हैं वो गलत हो सकती हैं। अब खान साहब आज़ादी कर रहे हैं, आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी किससे चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। अमेरिका से चाह रहे हैं। अमेरिका से तो खान साहब पहले ही कह गए हैं कि जनाब वो साइफर वाली बात जो मिट्टी पाओ दे छड्डो उस गल नूं, अगे टुरो, वो बात भी खत्म हो गई। फिर क्या वो फौज से चाहते हैं कि जिन्हें फौज जो है वो मदाखलत ना करे सियासत में, सियासतदान जो हैं वो आज़ादाना अपनी पॉलिसियाँ बनाएं, फैसले करें, मुल्क चलाएं, ये चाह रहे हैं। लेकिन आज फिर वो चीखें मारते रहे हैं, फिर उनको पुकारते रहे हैं रावलपिंडी वालों को। उन्होंने कहा जनाब मुखातब किया बाकायदा कि जो ताकतवर हल्के हैं रावलपिंडी वाले जो हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि वो किसी से भी पूछ लें कि जो मसला बना हुआ है मुल्क में सवाए शफाफ और शफाफ इलेक्शन के, इसका कोई और हल नहीं है। यानी अब फिर उनको कह रहे हैं जिन पे इनको शक था कि उन्होंने मुझे निकाला, उनको कह रहे हैं कि जनाब साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं या कोई टाइम लेके दें, वक्त लेके दें, इस तरह की बातें। और एक बात और उन्होंने जो की है मुकबतुल हवासी में, एक तो हवास बाख्त की जो थी किस चीज़ में नज़र आ रही थी जनाब, पहले इस्लामाबाद इनके जहन में कहीं फंसा हुआ है, इस्लामाबाद इस्लामाबाद, फिर पिंडी, यानी वो क्लियर माइंड के साथ नहीं आए थे। मखमसे का जैसे शिकार होता है ना बंदा, कि फैसला कुछ और किया होता है, दिल कुछ और चाह रहा होता है, दिमाग कुछ और रहनुमाई कर रहा होता है, इस तरह की सूरत हाल। अब वो कह रहे हैं जनाब कि चलो मान लिया कि ये साजिश नहीं की रावलपिंडी वालों ने मेरी हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन ये साजिश नाकाम तो बना सकते थे। क्यों नाकाम बनाते वो कहते हैं कानूनी अमल है, और साजिश नाकाम बना सकते थे। और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब अंदर से, अगर बाहर से साजिश हो रही है, अंदर से उस साजिश को कुछ सपोर्ट ना हो तो साजिश कभी कामयाबी नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं खान साहब। बहरहाल देखिए अब खान साहब क्या करते हैं। उन्होंने भी ज़ाहिर इंतजाम पूरे किए हुए हैं, ये कोई अदालत से भी, कोई इधर उधर से, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो बड़ा टाइम है 26 नवंबर में, और बीच में ही हो सकता है 26 नवंबर से ही खान साहब का एक इशू ख़त्म हो जाए, आर्मी चीफ वाला, यानी इनकी मर्जी का तो नहीं, लेकिन जब आ जाए ना नोटिफिकेशन, फिर उन्होंने कहा हम तो चाहते ही ये थे कि ये बंदा है, इससे बंदा अच्छा तो बंदा ही कोई नहीं। आसम मुनीर तो नंबर 1 आदमी है, मेरिट बनता ही ये था जनाब, सीनियर मोस्ट को लगा दिया जाए। इस तरह की बातें उधर भी हो रही हैं, जो देख रहे हैं इनको गौर से। और खान साहब के अंदर जो लोग हैं, करीब लोग, वो भी यही सोच रहे हैं कि ये कुछ ऐसा ही हो जाना है वहाँ पे 26 नवंबर को। बहरहाल फिर ये इनका प्रेशर होगा कि जनाब इलेक्शन की डेट दे दें। वो कह रहे हैं जनाब अप्रैल मई से पहले इलेक्शन हो ही नहीं सकते। खान साहब एम ही टामकटोइयाँ मार रहे हैं। ये भी सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब ऑन दी रिकॉर्ड ये बातें कर रहे हैं अप्रैल मई वाली, और वो तो कह रहे हैं जनाब जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ खान साहब कह रहे हैं सारे फैसले वो कर रहे हैं, वो कहते नहीं एक दिन भी पहले नहीं, पूरे टाइम पे इलेक्शन होना। और जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं। और फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि आपने कहा था कि जरदारी साहब सारा कुछ वज़ीर-ए-आज़म पे छोड़ के बैठ गए हुए हैं कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो फैसला करना है कर लें। फिर वो अगर ऐसा ही है तो जरदारी साहब इस्लामाबाद में डेरे डाल के क्यों बैठ गए हैं? ये सवाल तो बनता है कि वो जनाब किसी और साहब को चाहते हैं जो फैज़ हमीद साहब से जूनियर है,
ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ہے، جو ان کی بڑی پسندیدگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان پہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو بھائی میرے یہ میں نے آج پھر پتہ کیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ اس کی ٹی وی پہ بیٹھ کے میری اس خبر کی تائید بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس پنگے میں کیوں پڑنا ہے؟ وہ پنگا ایک دفعہ ڈال کے دیکھ لیا ہوا ہے ہم نے افتخار محمد چودھری چیف جسٹس کی بحالی والے ایشو پہ، تو ہم اس پنگے میں کیوں پڑیں کہ جس بندے کو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ نہ اسٹیبلشمنٹ اتنے نیچے تک آئے گی، نہ ہی وزیر اعظم صاحب وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی تو پسند کوئی اور ہے، تو ہم کیوں بلا وجہ اوپر والوں کی ناراضگی جو ہے وہ مول لے کے بیٹھ جائیں؟ اور یہی بات بلاول صاحب نے بھی کی ہے، اور وہ اسلام آباد میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آرمی چیف نئے کا تقرر ہو تو میں وزیر اعظم کو سپورٹ کر سکوں، وزیر اعظم کے فیصلے پر کہنے آپ سہولت کاری کر سکوں، اس لیے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ اپنی مرضی کا بندہ وہ لگوانا چاہ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہہ بھی دیا ہے آج، انہوں نے کہا جناب وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے، تقرر وہ کریں، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے، اس کو سپورٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہم وزیر اعظم کو سپورٹ کریں گے جو بھی وہ بندہ لگا دے۔ اور پھر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، وہی سوالات جو میں اور آپ اٹھا رہے ہیں عمران خان کے اوپر۔ وہ الیکشن والی بات ہوتی تو پھر یہ دن کیوں چنے ہوئے ہیں آپ نے؟ نومبر کا آخری ہفتہ دھرنے کے لیے کیوں چنا ہے جبکہ اہم تقرریاں ہونے والی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جناب اگر نیک نیت ہیں عمران خان صاحب، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ مؤخر کر دیں، ملتوی کر دیں ایک ہفتے کے لیے، جو چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر ہے اس کا جو عمل ہے اس کو پورا ہونے دیں، مکمل ہونے دیں۔ اور پھر انہوں نے بھی صدر صاحب پر جو ہے شک کا اظہار کیا، ان کا جناب صدر صاحب جو ہے ان کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، اگر رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر اس کے نتائج صدر صاحب کو بھگتنا ہوں گے، یہ بلاول صاحب نے کہا ہے۔ اور جو خان صاحب کا بیانیہ ہے نا، ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پہلے انہوں نے کہا جناب کہ جناب روس والی بات اب لا رہے ہیں نا، روس میں گیا تو امریکہ ناراض ہو گیا، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اپنا گڑبڑ۔ ان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں عمران خان صاحب کے۔ انہوں نے کہا جناب جب میں گیا تھا تو میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کیا تھا، ان کے ساتھ بات، ہم ایک پیج پہ تھے، ہم نے سوچا تھا کہ جائیں گے، انہوں نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے جناب دورہ پہلے سے شیڈولڈ ہے تو اب جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خرابی پیدا ہوئی واپسی پہ، دورے کی واپسی کے بعد خرابی پیدا ہوئی، وہ بھی جب جنگ شنگ چھڑ گئی یوکرین کی، یہ وہ، پھر امریکہ۔ تو اسد عمر صاحب آج ایک اور سٹوری سنا رہے ہیں، انہوں نے جب خطاب کیا، ظاہر ہے جب خطاب بندہ کرتا ہے بڑے جھوٹ بڑے بول رہے ہیں یہ۔ انہوں نے کہا جناب جب یہ جا رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ رشیا کا دورہ نہ کریں، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اب نئی سٹوری لے کے آئے ہیں یہ، اور پھر عمران خان نے کہا کہ میری وزارت عظمیٰ جاتی ہے تو جائے، اگر یہ دورہ میرے ملک کی مفاد میں ہے تو میں تو جاؤں گا۔ اب نئی سٹوری، رشیا کے دورے کی ایک نئی سٹوری، اس میں نہ امریکہ کو کوئی اس طرح اعتراض تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب۔ بہرحال اس پہ ایک بدمزگی تو ہوئی نا کہ جب یہ گئے ہیں ان دنوں وہاں، اور پوری دنیا میں اس وقت روس کے ساتھ مظاہر کوئی نہیں تھا اس طرح جیسے عمران خان وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور ادھر انہوں نے جنگ چھیڑ دی یوکرین کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ اب جو تیل شیل کی باتیں تھی، یہ تو موجودہ حکومت ہی رشیا سے لینے کے لیے امریکہ کہتے ہیں جناب لے لیں، ہم وہ گروپ 7 جو ہے وہ تعین کرے گا قیمت کا۔ تو ظاہر ہے وہ قیمت کا تعین جو بھارت کے برابر جو ہے اسی ریٹ میں ملے گا نا، تیل شیل ہمیں اگر ملتا ہے تو۔ اچھا، پورے اسلام آباد اور راول پنڈی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اور خان صاحب کے جو خطاب ہیں، اور جو اسلام آباد میں پہنچنا چاہ رہے ہیں، اور 26 تاریخ کو کہتے ہیں میں پنڈی پہنچوں گا اور پنڈی کے بعد لاہے عمل کا اعلان کروں گا۔ تو راول پنڈی اور اسلام آباد میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ کوئی وہ معاملہ والا معاملہ کہ وہاں آئیں گے اور یہ تاریخ لے کے واپس چلے جائیں گے الیکشن کی، نئے الیکشن کی۔ وہ ایسا نہیں، نہ حکومت نے تاریخ دینی ہے، نہ انہوں نے، ان کی پہلی ترجیح وہ تاریخ لینا ہے، ان کی پہلی ترجیح آرمی چیف کا تقرر ہے کہ آرمی چیف کی تقرری یا تعیناتی کو سیاست کے لیے یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کا جو مطمع نظر ہے وہ بظاہر جن 2 شہروں کا ذکر کیا ہے میں نے، وہاں یہی وہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے تقرر کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں، اور صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ سمری آتی ہے روکتے ہیں نہیں روکتے ہیں۔ اور پھر عاصم منیر
ظاہر ہے ان کو شک یہ ہے کہ آصم منیر صاحب نے کیونکہ شکایت کی تھی پنکی پیرنی کی کہ جناب وہ گفٹ شفٹ لیتی ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو تبدیل کروا دیا، سمجھیں کہ شاید وہ میرے خلاف ہیں، جب وہ آئیں گے تو شاید میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کریں، حکومت کے ساتھ مل کے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں سیاست میں۔ وہ پنڈی والے کہتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ جب کر لیا ہوا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، تو کوئی بھی آ جائے، اس نے یہی پالیسی جو ہے یہی اختیار کیے رکھنی ہے اور اسی پالیسی کو آگے لے کر جانا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب 27 نومبر کو آصم منیر صاحب ہو رہے ہیں ریٹائر، جبکہ نئے آرمی چیف نے جو عہدہ سنبھالنا ہے وہ 29 نومبر کو، 28 نومبر آخری دن ہونا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، تو نئے آرمی چیف نے ظاہر ہے کہ حلف سلف جو بھی تقریب ہونی ہوتی ہے تو وہ 29 کو ان کی تقریب ہونی ہے، تو یہ 2 دن بیچ میں گیپ ہے۔ تو صدر صاحب یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب یہ 21 کو وہ ایک ریٹائرڈ بندہ ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو ریٹائرڈ بندے کی 29 کو کیسے اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ میری بات ہوئی ہے ان کے جو قانونی مشیر ہیں، حکومت کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر 22، 23، 24 کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے ان کے تقرر کا، ان کا، اور جو چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ان کے تقرر کا، یعنی کہ 2 لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ان کو 4 سٹار بنانے کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بیچ میں نہیں رہتا کہ جناب وہ کب اپنے عہدے کو سنبھالتے ہیں۔ جو ان کو بیج ہیں وہ بعد میں بھی لگ سکتے ہیں، ان کی ترقی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، بس یہ کافی ہے۔ انہوں کئی مثالیں انہوں نے دی کہ جناب یہ جو صاحبان ہیں، جو آصم منیر والا بیچ تھا، یہ 27 سپتمبر کو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا پروموشن کا، 2018 میں، تو پھر یہ تو 27 ستمبر کو ختم، لیکن وہ بیچ جیسے جیسے لگے، ان کی پروموشن جو ہے وہ 27 ستمبر سے ہوگی، لیکن جب بیچ لگے اس وقت سے ان کا وہ عہدے کی جو میعاد ہے وہ شروع ہوگی۔ وہ کہتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی بہت ساری قانونی مثالیں بھی انہوں نے دی۔ انہوں نے ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج کا بھی ذکر کیا کہ وہ سیشن جج تھے، رجسٹرار تھے، آخری دن جس دن انہوں نے ریٹائر ہونا تھا ان کا ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ نوٹیفیکیشن ہوا، اور پھر انہوں نے عہدہ جو ہے حلف والے دن، ایک دن بعد، اس وقت وہ ریٹائر ہو چکے تھے جب انہوں نے حلف لیا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں اس طرح کے وہ کہتے ہیں موجود ہیں۔ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ایک حساس ادارے میں، تو ان کا بھی ایسے معاملہ تھا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خان صاحب کو جو لگنے والے ہیں ان پہ بظاہر اعتراض نہیں کر رہے، نہ کبھی آصم منیر کا نام لیا انہوں نے، نہ سار شمشاد صاحب کا نام لیا ہے، نہ اظہر عباس صاحب کا، نہ نعمان صاحب کا، نہ فیض حمید کا، اور نہ ہی جنرل عامر کا، کسی کا نام نہیں لیتے، یہ کسی کے پہ اعتراض نہیں کرتے۔ جنہوں نے لگنا ہے ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے نام لے کے، جنہوں نے لگانا ہے ان پہ اعتراض کر رہے ہیں جناب یہ نہیں لگا سکتے، باقی جو بھی آئے وہ جس کو مرضی لگا دے۔ عجیب قسم کی ان کی وہ فلسفی ہے۔ بہرحال اب جو میں کہہ رہا ہوں صدر والی بات، کہ صدر صاحب جو ہیں اب ایک آخری ملاقات ہوگی، ہو سکتا ہے پیر کو ہو جائے، منگل کو ہو جائے، اگلے 48 گھنٹوں میں ہو جائے، اگلے 72 گھنٹے میں ہو جائے، صدر صاحب کے ساتھ آخری وہ جو ہے پیغام جو ہے وہ خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب انہیں پہنچائیں گے، ملاقات کریں گے میری اطلاع کے مطابق، اور انہیں سمجھائیں گے کہ صدر صاحب انج نہ کرنا۔ وہ جو چپیڑے والی باتیں ہیں نا، وہ ظاہر ہے وہ 2 ٹوک تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جناب وہ چپیڑے بھی پڑ سکتی ہیں، لیکن اشارتاً کسی نہ کسی انداز میں ان کو سمجھائیں گے کہ اس مخبوط الحواس جو حواس باختہ شخص ہے اس کے پیچھے لگ کے آپ ملک کی جو سب سے بڑا، سب سے منظم جو ادارہ ہے یا محکمہ کہہ لیں، اس کا بیڑا غرق کرنے پہ نہ تل جانا۔ پھر وہی بات ہوگی جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اس کے پھر نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے الوی صاحب کو بھی، اور وہ لوگ جو اس ادارے کو، فوج کو، اس کے چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ملاقات میری اطلاع کے مطابق پیر منگل کو کسی وقت بھی یا اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جلد از جلد معاملہ جو ہے انہوں نے لپیٹنا ہے۔ وہ باقاعدہ وردی میں جائیں گے، چھڑی ان کے ساتھ ہوگی، بغل میں لے کے جائیں گے نا یار، جیسے ہوتے پوری وردی میں فل، اور پھر وہ جناب جا کے صدر صاحب سے ملاقات کریں گے اور صدر صاحب کو سمجھائیں گے، اور پھر وہ
आ के बताएंगे इन लोगों को कि जनाब सदर साहब का ये मूड है, सदर साहब ने ये कमिटमेंट कर ली है। अगर मुकर गए सदर साहब तो फिर वो वाली बात जो आज सारा दिन चलती रही है। सदर वैसे तो प्रोटोकॉल में नंबर 1 होता है, सुप्रीम कमांडर भी होता है और तमाम इख्तियारात जो होते हैं वो सदर के नाम पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर सदर कोई अड़ी फड़ी करेगा, मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाएगा, आइन के आर्टिकल 5 के ताबे काम नहीं करेगा, तो फिर तो कुछ ना कुछ करना ही है ना किसी ने। बहरहाल ऐवान सदर से यकीन दहानियाँ तो करवाई जा रही हैं कि कुछ नहीं होगा, जो भी होगा कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि वो सदर अपना काम डालेगा बीच में, और इसका जो है वो फाइनल, वो मैंने कहा है कि बाजवा साहब खुद मिलेंगे सदर से, और ये खुफिया मुलाकात नहीं होगी, अलैलान मिलेंगे और फिर खबरें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।